बच्चों, आज मैं आपको टैक्स की कुछ इम्पोर्टेंस थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जो हमारी पहली चैप्टर है 5 मार्क्स में आने का चांस है। बेसिक टर्म्स, डिफाइन असेसमेंट ईयर। बच्चों, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं? तो बच्चों, असेसमेंट ईयर का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 9। असेसमेंट ईयर मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ commencing from 1st April every year. It end on 31st March. बेटा, असेसमेंट ईयर के बारे में बोला गया है कि असेसमेंट ईयर 12 महीना का होता है। तो बेटा, असेसमेंट ईयर जो होती है वो 12 महीने की होती है। अप्रैल को शुरू होती है, हर साल की अप्रैल शुरू होती है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च में ख़त्म हो जाती है। अब बेटा ध्यान दो, असेसमेंट ईयर ऑलवेज कम आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। इन द असेसमेंट ईयर इनकम असीज एंड टैक्स। बेटा, इस असेसमेंट ईयर में इनकम का टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। इनकम असीज का मतलब है टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है और इसी के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो बेटा, असेसमेंट ईयर के बारे में मैंने कह दिया। एक बात और कह दूँ, ये 12 मंथ का होता है। ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को हर साल का और एंड होता है 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को ये ख़त्म हो जाता है। बेटा, कुछ दो इम्पॉर्टेंस बात है। असेसमेंट ईयर किसके ख़त्म होने के बाद शुरू होता है? तो सर, प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाती है तब उसके बाद असेसमेंट ईयर शुरू होता है। असेसमेंट ईयर को हम लोग टैक्स पेयर ईयर भी कह सकते हैं, क्योंकि इस साल इनकम टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है और उसी के ऊपर टैक्स दिया जाता है। अब आते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 है। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में बोली गई है। प्रीवियस ईयर मीन्स ए फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर को बोला गया है इमिडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। बेटा, असेसमेंट ईयर के पहले ये शुरू होती है, यानी कि असेसमेंट ईयर के पहले जो ईयर शुरू होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर। दूसरे शब्दों में कह दूँ, असेसमेंट ईयर के प्रीसीडिंग ईयर को, असेसमेंट ईयर के प्रीसीडिंग ईयर को हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं। लेकिन देखो, इसमें 12 मंथ नहीं लिखा है, ध्यान देना। यानी कि प्रीवियस ईयर 12 महीना से कम भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर इज जनरली ए ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड। प्रीवियस ईयर एक ऐसी ईयर होती है जिस ईयर में हम लोग अपनी इनकम कमाते हैं, यानी कि जिस साल हम लोग इनकम कमाते हैं उसको हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं टैक्स में। अब बेटा, हम लोग को सामने कुछ इम्पोर्टेंस बात है कि प्रीवियस ईयर शॉर्ट पीरियड का भी हो सकता है। यस, प्रीवियस ईयर शॉर्ट पीरियड का भी हो सकता है। चलिए कैसे हम बुक में दिखाते हैं। बच्चों, मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस शुरू किया 16 अगस्त 2020 को। He does not have any other source of previous year for the assessment year 20 और 21 and 22 और 23। मतलब इस सवाल में कह रहा है कि 2 तो असेसमेंट ईयर है, दोनों का प्रीवियस ईयर बताइए। तो सबसे पहली बात बच्चों, ये हमारी असेसमेंट ईयर है, पहली वाली 21 और 22। अब उनकी प्रीवियस ईयर में निकाल रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर देखिए छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत हुआ है 16 अगस्त 20 को। तो इसका प्रीवियस ईयर अप्रैल से शुरू नहीं होकर 16 अगस्त से शुरू होगा। देखो, 16 अगस्त 20 से मार्च 21 तक। अब यह बिजनेस नया था तो इसका 1 साल हुआ नहीं, लेकिन जब मुझे कह रहा 22 और 23, तब यहाँ से बिजनेस ख़त्म हो चुका है। अब इसके लिए अप्रैल से मार्च तक, अप्रैल से मार्च तक समझ में आया आपको? क्योंकि यहाँ पर वो बिजनेस ख़त्म हो गया उसका पीरियड। अब ये अप्रैल हो गया, यानी कि यहाँ से ये बिजनेस पुराना हो गया। तो पुरानी वाली बिजनेस की प्रीवियस ईयर 12 महीना की हो सकती है और नई वाली जब शुरू होंगी तो उसी डेट से होगा। तो एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है आपको कि ये बताइए कि कोई बिजनेस अगर शुरू कर रहा हो
तो उसकी प्रीवियस ईयर कितनी होगी। असेसमेंट ईयर तो 12 महीना का होगा। प्रीवियस ईयर 16 को शुरू किया है, 16 अगस्त को शुरू किया है, तो उसका मार्च 21 को होगा। तो बच्चों ये बात याद रखोगे। अब आगे चलते हैं बच्चों। प्रीवियस ईयर को लेकर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन द केसेस वेयर द इनकम ऑफ ए प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द सेम प्रीवियस ईयर। कह रहा है कि इनकम हम प्रीवियस ईयर में ही कमा रहे हैं और टैक्स भी दे रहे प्रीवियस ईयर में, जबकि हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं तो टैक्स देते हैं असेसमेंट ईयर में। यानी कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर आर सेम। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू। आपसे पूछेगा बताइए कुछ ऐसी इनकम के बारे में कि जिसका टैक्स असेसमेंट ईयर में नहीं लग के प्रीवियस ईयर में ही लग जाता है, यानी कि असेसमेंट और प्रीवियस ईयर दोनों ही सेम हो जाता है। वो है बच्चों कुछ केसेस। पहला बेटा शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट का मतलब है वो लोग जो विदेश से आते हैं जहाज़ के जरिए। शिपिंग बिजनेस मतलब वो पानी जहाज़ का बिजनेस कर रहे हैं। उनका काम है एक कंट्री से सामान लोड करना, दूसरे कंट्री में उतारना, दूसरे कंट्री में लोड करना, दूसरे कंट्री में उतारना। तो उनका एक साल तो कभी होता नहीं है। जैसे मान लो हम यहाँ से सामान भेज रहे बांग्लादेश, मेरा कारोबार है पानी जहाज़ का, तो हम पानी जहाज़ से सामान लाद करके बांग्लादेश में ले गए। अब बांग्लादेश में जाकर वहाँ पे हम इनकम कमाए, फिर वहाँ से हम कहाँ आ रहे, इंडिया। तो बांग्लादेश में जब हम गए वहाँ से इनकम कमाए और इंडिया में ला रहे। या सपोज करो कोई बांग्लादेश का शिपिंग कारोबारी है, उनके ज़रिए हम माल इंडिया में मंगवा रहे। तो अगर इंडिया में वो सामान ला रहा है और इंडिया से प्रॉफिट कमा के जाने मांग रहा, तो उससे टैक्स लेने के लिए हमको एक साल नहीं रुकना है। वो जैसे ही इंडिया में आएगा, इंडिया से इनकम कमाएगा, हम टैक्स ले लेंगे। तो यहाँ नॉन रेसिडेंट जो होते हैं, जो शिपिंग बिजनेस के कारोबार में हैं, उनके लिए असेसमेंट और प्रीवियस ईयर सेम हो जाएगा। इसके अलावा आईपीएल में जो खिलाड़ी लोग आते हैं खेला खेलने के लिए, क्या वो लोग 21 को आएंगे तो क्या उससे 22 को टैक्स लेंगे? नहीं, उसको 21 में ही कमा के जाने लगेगा तो टैक्स ले लेंगे। नंबर 2, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग द इंडिया। देखो आईपीएल वाली बात आ गई। कोई आदमी अगर इंडिया से इनकम कमा के इंडिया छोड़ के जाने मांग रहा, मान ले हम इंडिया में आए 5 महीना काम किए और हम बाहर जाने मांग रहे, तो सरकार बोलता है जाने से पहले आप टैक्स दे दो। तो मैं सरकार को कह रहा हूँ कि सर मेरा टैक्स तो एक अगला साल लगेगा। सरकार बोलेगा नहीं, आपके लिए एक प्रोविज़न है, आपका असेसमेंट और प्रीवियस ईयर सेम है। तो इनकम ऑफ ए पर्सन लिविंग इंडिया, इनकम ऑफ ए पर्सन लाइकली टू बी ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स। बेटा कोई ऐसा पर्सन जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है टैक्स के लिए, तो उसके लिए भी 12 महीना नहीं है, उसके लिए भी सेम प्रीवियस ईयर में टैक्स लग जाएगा। इनकम ऑफ डिसकंटिन्यू बिजनेस और ए प्रोफेशन। मान लो हम अपना बिजनेस मार्च के पहले ही बंद कर दे रहे, तो मेरे को टैक्स उसी साल देना पड़ जाएगा। असेसमेंट ऑफ एनी एओपी, आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन, बीओआई और एजीएफ, आर्टिफिशियल जुडाडिकल पर्सन, बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सब का कोई भी असेसमेंट ईयर ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड। ये कोई भी कारोबार करते हैं किसी लिमिटेड पीरियड के लिए, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना के लिए, तो इनका भी असेसमेंट और प्रीवियस ईयर सेम हो जाता है। अब ये तीनों है क्या, हम पर्सन में डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं बच्चों राइट शोट नॉट ऑन पर्सन। पर्सन हम किसे कहते हैं, तो इसके लिए हम किताब में चलते हैं।
बच्चों पर्सन के अंदर हमारी 8 कैटेगरी है, 8 पर्सन होते हैं और ये 8 को टैक्स देना पड़ता है। तो एक टैक्स होने के लिए पर्सन का होना जरूरी है। सबसे पहला इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल आदमी, सिंगल पर्सन, यानी कि अली, राम, रहीम, करीम, हीना, मुस्कान, तबस्सुम, सीता, रीना, गीता, ये सिंगल पर्सन है। तो इंडिविजुअल मेरा पहला पर्सन होता है। इसीलिए हम जो सवाल बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो कोई भी आदमी हमारे रेसिडेंट इंडिविजुअल हो जाएंगे, इंडिविजुअल होंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे कहते हैं HUF, सेकेंड पर्सन है। HUF सेकेंड पर्सन इसलिए बच्चों, ये हमारी पुरानी पर्सन है। इसके अंदर बच्चों फैमिली बिजनेस आती है और इसमें मेंबर होते हैं जो जॉइंटली बिजनेस करते हैं। तो फैमिली बिजनेस के जितने भी मेंबर हैं वो सब HUF में आ जाएंगे। अब आते हैं कंपनी। बेटा कंपनी का मतलब होता है कंपनी एक्ट 2013 1956। हमारे इंडिया में 2 तरह की कंपनी है, लिस्टेड, अनलिस्टेड। जितनी भी कंपनी आती हैं वो सब कंपनी के अंदर आ जाएंगे, उन्हें कंपनी बोला जाएगा, पर्सन। रिलायंस, टाटा मोटर, SBI बैंक। अच्छा, भारत में जितने भी बैंक है सब कंपनी है बच्चों, क्योंकि सब कंपनी ही मानी जाती है, क्योंकि सबकी शेयर मार्केट में है। फर्म मतलब हो गया पार्टनरशिप। फर्म मतलब पार्टनरशिप जिसमें 2 पार्टनर है, A और B। अब ये 2 पार्टनर है, जबकि इसको हम लोग इंडिविजुअल बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सिंगल पर्सन की बात कर रहे थे, यहाँ सब जॉइंट में है। तो बेटा जहाँ 2 पार्टनर मिलकर बिजनेस चलाएंगे तो उनको जो भी प्रॉफिट लॉस हो वो कहाँ आ जाएंगे, फर्म में। एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि जिसमें बेटा लोगों का ग्रुप है, A है, B है, C है, D है, और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कमेटी है या कोई क्लब है। तो क्लब, कोई कमेटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जैसे मान लो दुर्गा पूजा का कोई कमेटी है तो उसमें बहुत से लोग मेंबर होंगे, तो जहाँ बहुत से लोग मेंबर होंगे वहाँ बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो कोई क्लब आ जाए, कोई एसोसिएशन आ जाए या कोई कमेटी आ जाए। लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब हुआ बेटा कारपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन। तो कोई भी म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन जो हुआ लोकल अथॉरिटी है। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसके बाद ये सभी को छोड़कर जो बचेंगे वो कहाँ आ जाएंगे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आ जाएंगे। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में नॉट फॉलिंग इन द अबव प्रीसीडिंग कैटेगरी। टैक्स कह रहा है कि इस चारों 1 से लेकर 6 तक का जो पॉइंट है, इनको छोड़कर जो बचेंगे वो सब आ जाएंगे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बेटा पर्सन को मुजबानी याद करो। पहला पर्सन है इंडिविजुअल, सिंगल आदमी। दूसरा है HUF, फैमिली मेंबर बिजनेस। तीसरा है बेटा कंपनी। चौथा है बेटा फर्म, जिसमें 2 पार्टनर 3 पार्टनर होंगे। 5वां नंबर है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बेटा ये भी पार्टनरशिप की तरह है, लेकिन यहाँ पर फर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये फर्म नहीं है, क्योंकि यह ऑर्गेनाइजेशन होती है जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए की जाती है या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए की जाती है, जिसे बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये तमाम चीज़ें हमारी AOP में आ जाएंगी। उसके बाद है बेटा लोकल अथॉरिटी में हम लोग का आ जाएगा कॉरपोरेशन। म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन लोकल अथॉरिटी है। हर एरिया में हमारा कॉरपोरेशन होता है। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आ जाएगा बेटा, क्योंकि
ऊपर में जो लिस्ट है वो 6 से छोड़कर जो 6 के अंदर नहीं आएगा वो 7वां में आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में पर्सन क्वेश्चन जनरल को तो पूरा पूछता है, ऑनर्स में भी कभी पूछ सकता है, तो 7% लिख देना, ये ज़रूरत नहीं है। खाली लिखना एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग इन द अबव कैटेगरी, ये मत लिखना। लेकिन हम लोग का बीकॉम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है, वो बोलता है स्टेटस पहचानो। चलो आओ देखते हैं हम लोग। मिस्टर एक्स इज ए एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट कंपनी। ये बताइए लीगल स्टेटस बताइए। मिस्टर एक्स सिंगल आदमी है तो ये होगा इंडिविजुअल, इसका स्टेटस होगा इंडिविजुअल। नेताजी संघ एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जाएगा या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो जाएगा, क्योंकि संघ एक एसोसिएशन है। आर इज ए पार्टनर ऑफ फर्म। आर अगर पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा तो वो फर्म है। मिस्टर ए इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। मिस्टर ए डायरेक्टर है तो इंडिविजुअल हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान, बेटा यूनिवर्सिटी वाली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आती है, तो यूनिवर्सिटी के बारे में कोई डिस्कस नहीं हुआ तो ये आर्टिफिशियल आ जाएंगी। तो कोई भी यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन आ जाएंगी। रॉय एंड रॉय, अब पार्टनरशिप फॉर्म, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म आ जाएंगी। विद्यानगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी आ गया। एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल अथॉरिटी। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बेटा कंपनी हो जाएंगी, LIC कंपनी है। जॉइंट फैमिली बिजनेस, HUF। तो याद रखो कि बच्चों एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देता है, इसमें से कोई एक दे देगा, बोलेगा इसका स्टेटस बताओ। सबसे ज़्यादा देता है यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कौन है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। कॉलेज भी क्या है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, क्योंकि स्कूल कॉलेज इसके अंदर नहीं आती हैं, तो वो जो नहीं आएंगे वो आ जाएगी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। और ये भी आती है कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ये लोकल अथॉरिटी है। तो बच्चों आई होप इसको आप सही से देख लेंगे और समझ लेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ। बेटा टैक्स प्लानिंग किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैक्स प्लानिंग है क्या? बेटा अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर देयर आर सर्टन सेक्शन, इसके अंदर बहुत से ऐसे सेक्शन हैं विच अलाउ, जो हमें परमिशन देते हैं SEC को टू रिड्यूस दियर टैक्स लायबिलिटीज़। तो टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करना। तो इनकम टैक्स में अंदर बहुत से ऐसी सेक्शन है जो हमें अलाउ करती है SEC को कि वो अपना टैक्स लायबिलिटीज़ कम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, व्हेन SEC यूज़ दिस सेक्शन, जब SEC इस सेक्शन को यूज करते हैं, उसका नाम है चैप्टर 6A, इसे कहते हैं 80C to 80U और ऑफ इनकम टैक्स लॉ के अंदर ये सेक्शन है। इस सेक्शन के जरिए वो अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को जब कम करते हैं तो उसे कहते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग एक लीगल वे है रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटीज़। टैक्स प्लानिंग एक कानूनी तरीका है जिसके जरिए हम अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। जब हम 80C to 80U फॉलो करते हैं ना बेटा, तो उसे कहते हैं टैक्स प्लानिंग। बाय मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बिजनेस, अगर हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं जहाँ मेरे को बेनिफिट मिले टैक्स का, तो उसे कहते हैं टैक्स प्लानिंग। फीचर ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग की क्या फीचर है? रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटीज़। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करना है बाय क्लेमिंग द डिडक्शन, एग्जम्पशन, अलावेंस या रिबेट।
बेटा हम अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करते हैं, उसके लिए हम दावा करते हैं डिडक्शन का, एग्जम्पशन का, अलाउंस का और रिबेट का। टैक्स में इस सब के जरिए हम अपना टैक्स लायबिलिटीज़ कम करते हैं। इट इज़ अ लीगल वे, ये एक कानूनी तरीका है जिसके जरिए हम अपना टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करते हैं। ये क्राइम नहीं है, ये कानूनी तरीका है। इट इज़ डन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। ये काम अगर हम करते हैं तो लॉ के अंदर जो एरिया दिया गया है उसी एरिया के अंदर हम काम करते हैं बच्चों। इट इज़ एक्सेप्टेबल बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बेटा ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए एक्सेप्ट किया जाता है। द गवर्नमेंट प्रमोट द टैक्स प्लानिंग। सरकार टैक्स प्लानिंग को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती है, प्रमोट करती है, तभी सरकार टैक्स रिबेट, टैक्स एग्जम्पशन लाती है। अब आते हैं टैक्स अवॉइडेंस। अब टैक्स अवॉइडेंस क्या है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंस है। टैक्स अवॉइडेंस इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटीज बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ लूप होल और अ वीकनेस इन द लॉ। बेटा ये भी एक ऐसी मेथड है जिसके जरिए हम अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करते हैं और हम लोग फ़ायदा उठाते हैं लूप होल। लूप होल का मतलब होता है जो वीकनेस है, जो कानून में कमी है, उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज लूप होल टैक्स प्लानिंग। इसका नाम पड़ा है लूप होल टैक्स प्लानिंग। अवॉइडेंस को हम लोग बोलते हैं लूप होल टैक्स प्लानिंग। यानी कि वहाँ जो टैक्स प्लानिंग था कानून को फॉलो कर रहे थे, और यहाँ का है कानून के अंदर जो वीकनेस है उसको हम एडवांटेज के तौर पे फ़ायदा उठाकर अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को कम कर रहे हैं। अब फीचर देखिए, रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटीज़ बाय फाइंडिंग द लूप होल इन द लॉ। बेटा इसका पहला फीचर यही है कि इसमें हम टैक्स लायबिलिटीज़ कम कर रहे हैं, और ये चीज़ हम कहाँ पढ़ पा रहे हैं, लॉ में कमी, लॉ की कमी के चलते हम पूरा कर रहे हैं। इट इज़ आल्सो लीगल, ये लीगल वे है, बट अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। जो कानून बनाता है उसकी जो सोच है उसके ये अगेंस्ट चला जाता है, क्योंकि कानून बनाया तब पॉजिटिव सोच कर लोग उसमें से अपना फ़ायदा देख रहे हैं। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय लॉ। कानून इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जब सरकार को मालूम चलता है कि हमने जो कानून बनाया कमी है, तो गवर्नमेंट मेक अ अमेंडमेंट, तब सरकार उसमें कुछ संशोधन करती है, छूट करती है, ठीक करती है, टू स्टॉप द सच लूप होल, उस लूप होल को कम करने के लिए। इट लीड टू जनरेट द ब्लैक मनी, और इसी के चलते हमारे देश में ब्लैक मनी पैदा हो जाती है। टैक्स इवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इट इज़ अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटीज इन लीगल मैनर। बेटा गैर कानूनी तरीके से, मतलब कानून हमें परमिशन नहीं देता है, फिर भी हम टैक्स की चोरी कर रहे हैं। रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटीज बाय इलीगल वे। इट इज़ अ लीगल वे, it is a crime, it is an illegal way, it is a illegal way, it is a crime in the eyes of law। ये कानून के नज़र में गैर कानूनी है। हेवी पेनाल्टी में बी इम्पोज बाय टैक्स अथॉरिटी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेनाल्टी लग जाता है, फाइन लग जाता है बेटा अगर ऐसे काम करोगे तो। इट जनरेटेड ब्लैक मनी, ये ब्लैक मनी को बढ़ाता है। गवर्नमेंट फ्रेम द स्ट्रॉन्ग लॉ टू स्टॉप द टैक्स इवेशन। सरकार कानून बनाती है कि इसको रोका जाए। जैसे बेटा हम इनकम छिपा लिए, खर्चा ज़्यादा दिखा दिए, तो हो जाएगी टैक्स इवेशन। और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है डिफरेंस बिटवीन हेड ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम। हेड ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम में देखो, हेड ऑफ इनकम को क्लियरली स्पेसिफाइड इन द एक्ट, इसको हम लोग एक्ट में क्लियरली स्पेसिफाइड किए हैं। हेड ऑफ इनकम को हम लोग क्लियरली स्पेसिफाइड किए हैं, यानी कि सेक्शन में हेड ऑफ इनकम के बारे में क्लियरली जानकारी मिलती है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम के लिए कोई क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं किया गया है एक्ट में। हेड ऑफ इनकम इंडिकेट द स्टेचुटरी क्लासिफिकेशन। हेड ऑफ इनकम कानूनी तौर पे हमारे इनकम को क्लासिफाइड कर देती है। द सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ इंडिकेट द ऑरिजिन ऑफ द इनकम, ये सिर्फ हमें ये बताती है इनकम कहाँ से जनरेट हुआ। हेड ऑफ इनकम सो द 5 हेड ऑफ इनकम, ये 5 हेड ऑफ इनकम बताती है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम का डिफरेंट सोर्स ऑफ
इनकम होता है। यानी कि ये बताती है इनकम का सोर्स एक जगह नहीं है, बहुत हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। तो बच्चों इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब बच्चों थोड़ा देखता हूँ कौन कौन सवाल आया था। बच्चा 2014 में एक सवाल आया था कि टॉम हैरी है, वो NSC खरीद रहा है या LIC में पैसा जमा कर रहा है, तो बताओ उसका प्लानिंग क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे इसको टैक्स प्लानिंग, क्योंकि यहाँ वो अगर NSC में पैसा जमा कर रहा है तो इसका मतलब वो सेक्शन 80C फॉलो कर रहा है। 80C टू 80U चैप्टर 6A का हिस्सा है। अगर उसमें हम कोई भी स्कीम में पैसा डालेंगे वो टैक्स प्लानिंग कहलाएगा। राइट बच्चों, यहाँ A जो है वो अपना टैक्स लायबिलिटीज कम कर रहा है अपनी इनकम को छिपा कर, तो ये गैर कानूनी काम है। ये आ जाएगा टैक्स इवेशन में। अगर एक क्वेश्चन आ जाए उसमें ये लिख दे कि मिस्टर एक्स अपनी टैक्स की बचत कर रहा है लेकिन टैक्स की कमी के चलते, तो वो हो जाएगी टैक्स अवॉइडेंस। तो आई होप बच्चों पहला चैप्टर क्लियर हो गया और मैं इसका PDF भी भेज दूंगा बच्चों। बाय, गुड डे, टेक केयर।